दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सेट्रॉन C3X के बारे में बात की थी, जिस पर अभी भारी ऑफर चल रही है। आज की इस वीडियो में हम निसान और रेनो की 3 बजट सेगमेंट की कार के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि फिर से लगभग 4 मीटर की है। अगर आप लोग बजट सेगमेंट की कार लेना चाहते हैं तो आपके लिए जानकारी काम की हो सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग डाटा फैक्ट्स को देख लेते हैं। इन 4 कार्स के इनके बेस मॉडल के आज के प्राइस हैं। ये वो प्राइस है जब ये कार पहली बार लॉन्च हुई थी। ये इसकी लॉन्च डेट है। फर्स्ट लॉन्च के बाद लगभग इनको इतना टाइम बीत चुका है और सबसे ज्यादा जो प्राइस इंक्रीज किया है पिछले 10 सालों में वो क्विड ने किया है। हम इस वीडियो में क्विड की बात नहीं करेंगे। ये वीडियो मैग्नाइट, काइगर और ट्राइबर के इंजन के बेस पर होने वाली है और क्विड में एक बिल्कुल डिफरेंट इंजन आता है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। काफी लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए निसान की कार्स में इन्वेस्ट करना सेफ है? क्या निसान सच में इंडिया में टिकने वाला है? निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर में कौन सी कार ज्यादा बेहतर है? और क्या 7 सीटर के चलते रेनो ट्राइबर क्या सच में एक वैल्यू फॉर मनी कार है? ये सब हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिक ऑटो की हॉट टेक सीरीज, जहां आज हम निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर और रेनो ट्राइबर की इंजन टेक्नोलॉजी और उसकी स्पेसिफिकेशन को लेकर डीप डाइव करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के बाइंग डिसीजन में हेल्पफुल होने वाली है। आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि इन तीनों ही कार के जो बेस मॉडल के प्राइसेस हैं वो लगभग आसपास हैं। तो इसका मतलब कि इसका यूज केस हो वो कम कीमत में एक 7 सीटर एमपी की कैटेगरी कार में जा सकता है। आपके यूज केस के हिसाब से आपको कौन सा इंजन या कौन सा गियरबॉक्स खरीदना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उनके गुड एंड बैड और इसी तरह की काफी सारी बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे। मैंने आप सबके लिए कुछ कंपैरिजन डाटा तैयार किया है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम इन तीनों कार की ऑफर्स को जान लेते हैं। 6 अगस्त को निसान ने न्यू मैग्नाइट कुरो को लॉन्च कर दिया। ये नॉर्मल मैग्नाइट है और ये मैग्नाइट कुरो है, जो कि असल में एक स्पेशल एडिशन है। और कुरो का मतलब जापानीज में ब्लैक होता है, यानी कि ये एक ब्लैक एडिशन कार है। इसके अलॉय और इसका कंप्लीट इंटीरियर ये सब ब्लैक थीम में है। मैग्नाइट के ऊपर ये कुछ ऑफर्स हैं। इसकी जो एक्सचेंज स्कीम है ये 3 अलग अलग कैटेगरी में वेरी कर जाती है और इनकी ये स्कीम अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग हैं। ठीक इसी तरह की स्कीम्स आपको काइगर और ट्राइबर में भी मिल जाएंगी। देखिए, निसान और रेनो इंडिया में कम चले या ज्यादा, लेकिन उनके पास इंजन्स की कभी भी कमी नहीं रही और पास में रेनो डस्टर और निसान किक्स में मल्टीपल इंजन के साथ उन्होंने ये प्रूव भी किया है। रेनो 2027 तक या शायद उससे पहले भी रेनो डस्टर और रेनो बिगस्टर को भी लॉन्च कर सकता है। बिगस्टर एक 7 सीटर एसयूवी है, लेकिन लास्ट ईयर निसान को लेकर कुछ ऐसी रिमर्स थी कि शायद निसान इंडिया से एग्जिट कर जाएगा। और जब ऑटो एक्सपो 2025 में निसान ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा कि ये रूमर सच है। तो आइए सबसे पहले इसका फैक्ट चेक करते हैं। 28 मई 2025 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक आर्टिकल ने निसान इंडिया की एक स्टेटमेंट को कंफर्म किया कि निसान इंडिया में काफी लंबे समय तक रहने वाला है और वो एक $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाला है और साथ साथ मैग्नाइट को सीजी के साथ भी लॉन्च करने वाला है। और इकोनॉमिक्स टाइम के इस आर्टिकल ने 18 जून 2025 को इसी बात को रीअफर्म किया और बताया कि 2027 तक निसान करीबन 3 व्हीकल इंडिया में लॉन्च करेगा। और साथ साथ में ये सारे फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं। निसान ने इस प्राइस में सीएनजी लॉन्च कर दी और अपनी कार्स में 10 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी भी दी। फरवरी 2025 में निसान मोटर ने इंडिया में मैन्युफैक्चर मैग्नाइट को एक्सपोर्ट भी किया और फरवरी में अपने 2 टच पॉइंट सेंटर, जिसमें शोरूम और सर्विस सेंटर शामिल हैं, उनको विशाखापट्टनम में खोला। यानी कि मोटे मोटे तौर पर निसान ने कहीं ना कहीं अपनी कमिटमेंट को दिखाया है इंडिया के लिए कि इंडिया उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है और निसान उसको नहीं छोड़ने वाला। हालांकि उसके कुछ और रीजन भी हैं जिनको हम आगे जानेंगे। और इस सारी डिस्कशन के बाद अब टाइम है इन कार्स के इंजन को समझने का। देखिए, रेनो काइगर में एक 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है और दूसरा 1 लीटर का टर्बो इंजन आता है। इसमें एक एमटी, एक एएमटी और एक सीवीटी गियरबॉक्स आते हैं और ये एग्जैक्टली सेम आपको निसान मैग्नाइट में भी मिलने वाले हैं। ट्राइबर में खाली एक ही इंजन आता है, जो कि एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और इसमें एमटी और एएमटी 2 गियरबॉक्स आते हैं। इन सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन एक B40 इंजन है, जो कि 998 सीसी का एक 3 सिलेंडर इनलाइन DOHC 12 वोल्ट का इंजन है। इसका ड्राइव वेट करीबन 70 किलो के आसपास है या थोड़ा सा उससे नीचे भी हो सकता है। ये इसके बोर एंड स्ट्रोक साइज है और 10.5:1 का इसका कंप्रेशन रेशियो है। ये एक MPFI इंजन है जो कि 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी 0 से 100 की स्पीड 13 से 14 सेकंड की है और ये करीबन इसकी टॉप स्पीड है। इसका फ्यूल सिस्टम पोर्ट इंजेक्शन बेस्ड है। ये देखिए, इसके पोर्ट में यहाँ पर ये इंजेक्टर लगा हुआ है, जो कि इस वॉल के बैक साइड में है। इसका टर्बोचार्ज इंजन HRA0 है। इस इंजन का डिस्प्लेसमेंट और इसका जो वॉल्व ट्रेन है वो ऑलमोस्ट सेम है। इसका ड्राइव वेट करीबन 80 kg के आसपास है और देखिए इसके जो बोर एंड स्ट्रोक हैं वो इस इंजन से डिफरेंट है। इसका कंप्रेशन रेशियो भी NA इंजन से कम है, बट इसका जो फ्यूल सिस्टम है वो भी ठीक इसकी तरह एक
पोर्ट इंजेक्शन फ्यूल सिस्टम है, ये डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये TGDI इंजन नहीं है। ये इंजन 100 PS की पावर और 160 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये इसकी 0 से 100 तक की टाइमिंग है। ये इसकी अप्रोक्सीमेट टॉप स्पीड है। तो मोटे मोटे तौर पर आपने एक चीज नोट की होगी कि मैग्नाइट और काइगर में ना सिर्फ उनके इंजन बल्कि उनके गियर बॉक्स बिल्कुल सेम है, और तो और उनके जो प्लेटफॉर्म है वो भी बिल्कुल सेम है। और ड्राइवर के केस में वही एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, उसमें टर्बोचार्ज इंजन नहीं आता। निसान और रेनो ये दो अलग अलग कंपनीज हैं, फिर भी क्यों ये सेम इंजन, सेम गियर बॉक्स, सेम प्लेटफॉर्म को शेयर करते हैं? उसके पीछे कुछ हिस्ट्री है, चलिए जल्दी से उसको जान लेते हैं। 1 लीटर के ये दोनों इंजन रेनो, निसान और मित्सुबिशी की एक अलायंस ने कोलैबोरेटिव अप्रोच से बनाए हैं। हालांकि इन दो इंजन के लिए जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो रेनो और निसान का है, और ये जो अलायंस है 1999 में कॉस्ट और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए बनाई गई थी, जो कि असल में आज की डेट में भी एग्जिस्ट करती है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों निसान इंडिया से नहीं जाने वाला। 2015 और 2017 के बीच में B40 इंजन का, जो कि एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, उसका प्रोटोटाइप निसान की BR और HR सीरीज से इनहेरिट किया गया। और इंडिया को फोकस करते हुए रेनो और निसान ने एक अफोर्डेबल B4D इंजन डिजाइन किया। 2017 और 2019 के बीच में इस इंजन का इंडियन कंडीशन के हिसाब से डायनो टेस्ट और रोड टेस्ट हुआ, और 2019 में यही इंजन ट्राइबर में लॉन्च कर दिया। और 2012 से 2016 के बीच में HRE0 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन और रेनो और निसान ने मिलकर इंडिया की क्लाइमेट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस इंजन को हाई परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया, जिसमें उन्होंने निसान की एक मिरर बोर टेक्नोलॉजी को भी यूज किया, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। और फिर 2016 से 2018 के बीच में बहुत एक्सटेंसिव टेस्टिंग के बाद दिसंबर 2020 में मैग्नाइट को और फरवरी 2021 में काइगर को लॉन्च कर दिया। और इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग रेनो निसान ऑटोमोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में चेन्नई प्लांट से होनी शुरू हो गई। और अब टाइम है इन इंजन को डीप डाइव करने का। देखिए, हमने बात की थी डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट। ये देखिए, ये कैम शाफ्ट है, ये एक है और ये दूसरी है। हालांकि ये 3 सिलेंडर का इंजन है और ये इनके पर सिलेंडर 4 वॉल्व हो गए, तो टोटली 12 वॉल्व हो गए। आपको पता है यहाँ से एयर इनटेक हो रहा है और यहाँ से एग्जॉस्ट है, ठीक इस तरह से। यानी कि ये इनटेक का वॉल्व है और ये एग्जॉस्ट का वॉल्व है। और इन दोनों ही इंजन में ये पर सिलेंडर 2 वॉल्व इनटेक के होते हैं और 2 वॉल्व एग्जॉस्ट के होते हैं। यानी कि इनटेक के जो 2 वॉल्व हैं इस तरह से कनेक्ट होते हैं और एग्जॉस्ट के जो वॉल्व हैं ये इस तरह से कुछ कनेक्ट होते हैं। और जहां पर VVT नहीं होता वहां इस तरह की पुली होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, चाहे वो ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हो चाहे वो टर्बोचार्ज इंजन हो, इन दोनों में ही देखिए यहाँ पर और यहाँ पर इसकी इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों में एक्चुएटर लगे हुए हैं। यानी कि NA के केस में और टर्बो के केस में इन दोनों में ही ये ड्यूल VVT है। और इससे ये फायदा होता है, इनटेक के केस में जब एयर और फ्यूल का जो मिश्रण है वो अंदर आता है और उसके बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जाती हैं, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमें एक बहुत ज्यादा फाइन कंट्रोल मिल जाता है कि कितनी देर इस वाल्व को ओपन रखना है, कब इन वाल्व को क्लोज कर देना है। इनकी जो टाइमिंग है उनको हम बहुत ज्यादा फाइन कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कार की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस ये दोनों की दोनों इंक्रीज हो जाती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसकी ट्यूनिंग किस हिसाब से की है। मिरर बोर कोटिंग ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। आमतौर पे एल्यूमिनियम ब्लॉक में कुछ इस तरह की स्लीव यूज की जाती हैं, जो कि इस सिलेंडर के अंदर डाली जाती हैं और फिर उसके अंदर पिस्टन चलता है। कास्ट आयरन के केस में इन स्लीव्स की जरूरत आमतौर पे नहीं पड़ती। इस लाइन से इधर एक कन्वेंशनल डिजाइन है और इस लाइन के इधर एक मिरर बोर कोटिंग का डिजाइन है। इंजन को हल्का रखने के लिए जब एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है तो इस पिस्टन के जो फ्रिक्शन से जब ये ऊपर नीचे जाता है तो इसकी जो वॉल्स हैं वो खराब होने लगती हैं, इसलिए इसकी वॉल्स में ये लाइनर को यूज किया जाता है। लेकिन टर्बोचार्ज इंजन के केस में इस इंजन में ये लाइनर यूज न करके यहाँ पर एक बहुत ही 0.2 mm की मिरर बोर कोटिंग को यूज किया गया है। जिसमें हमने क्या होता है, मान लीजिए ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर की साइड में मोल्टन आयरन को स्प्रे किया जाता है और इसकी एक बहुत थिन 0.2 mm की लेयर बनाई जाती है और उस लेयर का जो सरफेस होता है वो असल में एक ग्लास की तरह स्मूथ होता है, इसलिए इसको एक मिरर कोटिंग बोला जाता है, जिससे इंजन का ड्रैग कम होता है, इंजन के एनवीएच रिड्यूस होते हैं, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, इंजन थोड़ा हल्का भी हो जाता है क्योंकि पर सिलेंडर आपने एक स्लीव का वेट कम कर दिया। इसको आप एक 3 सिलेंडर इंजन मान के चलिए। ये इंजन का ब्लॉक है जो कि एल्यूमिनियम का है और ये उसका हेड है जो कि दोबारा से एल्यूमिनियम का है। इसका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इस तरह का नहीं आता, ये इस हेड में असल में इंटीग्रेटेड होता है जो कि इस हेड के साथ ही कास्ट होता है। और ये NA इंजन और टर्बोचार्ज इंजन दोनों में लगभग सेम होता है। टर्बोचार्ज इंजन में इसका जो टर्बो है जिसमें एक वेस्ट गेट मैनेजमेंट होती है और ये वेस्ट गेट ये कंट्रोल करता है कि कितनी गैसेस टर्बो के RPM रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें पास होनी चाहिए और कितनी बाईपास हो जानी चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बूस्ट टर्बो के लिए अच्छा नहीं होता। और इंटीग्रेटेड एग्जॉस्ट से भी इसको फायदा मिलता है, जिससे टर्बो लैग कुछ हद तक कम हो जाता है और दोनों ही इंजन के केस में जो इंजन वार्म अप है वो जल्दी हो जाता है। इन दोनों ही इंजन में टाइमिंग बेल्ट यूज नहीं होती, इसमें टाइमिंग चेन यूज होती है। इन दोनों ही इंजन में इसी तरह के एक्चुएटर इनटेक और एग्जॉस्ट
दोनों में होते हैं और ये टाइमिंग चेन इन कैम शाफ्ट को क्रैंक शाफ्ट से सिंक रखती है, बहुत ज्यादा रिलायबल होती है। अब इंजन में डीप डाइव करने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग डाटा फैक्ट्स को हम समझेंगे जो कि स्पेशली मैंने आपके लिए बनाए हैं। ये तीनों ही कार्स का कंबाइंड डाटा है जिसमें NA और टर्बोचार्ज दोनों इंजन हैं। इनको हम अलग अलग कंपेयर करेंगे। फिर भी आप लोगों के लिए मैंने सारा डाटा एक साथ कंसोलिडेट कर दिया अगर आपको जरूरत हो तो। यहाँ ये कार नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ है जिसमें खाली MT और AMT गियरबॉक्स आता है, इसमें CVT नहीं आता। इनके पावर और टॉर्क भी सेम है। ये इनके कर्व वेट है, ये इनकी लोड कैपेसिटी है और इन दोनों को मिलाकर इसका ग्रॉस वेट बन जाता है। रेनो के केस में इनके ग्रॉस वेट कंफर्म नहीं है। ग्रॉस वेट ना देना एक गलत बात है। फिर भी मैग्नेट की लोड कैपेसिटी के हिसाब से मैंने इनकी लोड कैपेसिटी भी सेम रखी और इन दोनों को मिलाकर ये ग्रॉस वेट आ गए। हालांकि ड्राइवर केस में लोड कैपेसिटी और ग्रॉस वेट को मैंने खाली एज्यूम किया है, ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ग्रॉस वेट के हिसाब से ये इसकी पर टन पावर है और ये पर टन टॉर्क है जो कि काइगर केस में सबसे ज्यादा है। अगर इनके ग्रॉस वेट थोड़े बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली ये फिगर थोड़ा नीचे आ जाएंगी। कर्व वेट में एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों ही कार के केस में इनके इंजन सेम है, इनका गियरबॉक्स सेम है, इनके प्लेटफॉर्म सेम है। इन तीनों के सेम होने के बाद भी मैग्नेट का जो कर्व वेट है वो ऑलमोस्ट 80 से 100 किलो ज्यादा है। ऐसा क्यों है इसको हम आगे समझेंगे। यहाँ पर ट्राइबर नहीं है क्योंकि उसमें टर्बोचार्ज इंजन नहीं आता। टर्बोचार्ज के केस में खाली MT और CVT गियर बॉक्सेस आते हैं, इसमें AMT नहीं आता। क्रॉस वेट का सेम इशू यहाँ भी है। यहाँ देखिए मैग्नेट का जो कर्व वेट है कितना ज्यादा है। अगर इन सब की लोड कैपेसिटी हम सेम मान ले तो ये काइगर के अप्रोक्सीमेट वेट हो सकते हैं। और इस केस में क्रॉस वेट के हिसाब से काइगर पर टन ज्यादा पावर और पर टन ज्यादा टॉर्क जनरेट करती है। हमने देखा निसान मैग्नेट के जो कर्व वेट है वो काफी ज्यादा है। शायद उसका कहीं ना कहीं रिलेशन इस 67% हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील से है जो कि सेम प्लेटफॉर्म होने के बाद भी निसान मैग्नेट में यूज किया गया है, जिससे उसमें यूज किया जाने वाला स्टील उसका जो वेट है वो असल में बढ़ गया। और शायद इसी वजह से सेम प्लेटफॉर्म होने के बाद भी निसान मैग्नेट को 5 स्टार रेटिंग मिली है, जबकि काइगर के केस में ये 4 स्टार रेटिंग है। ट्राइबर के केस में एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंट रेटिंग काइगर से ज्यादा है। मैग्नेट इन तीनों में बेस्ट है। इन सभी कार्स में जो इनकी विड्थ है ये ऑलमोस्ट सेम है, बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क है। इनकी लेंथ भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन व्हील बेस में एक काफी मेजर डिफरेंस है। ट्राइबर के केस में ये 136 mm ज्यादा है, जबकि इनकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट सेम है। और ये जो लंबा व्हील बेस होता है ना, ये बहुत शानदार चीज होती है। टोयोटा हाई क्रॉस का जो व्हील बेस है वो 2850 mm का है और मैक्सिमम लोगों का फीडबैक है कि जो इसकी राइड होती है वो बहुत स्मूथ होती है। यानी कि जो बड़ा व्हील बेस होता है वो राइड को बम्पी ट्रैक्स पर काफी स्मूथ कर देती है और हाईवेज के ऊपर जब चलते हैं तो काफी स्मूथ राइड वहां पर मिल सकती है। इनकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत शानदार है। इस सेगमेंट में नेक्सॉन प्लस एक और कार है जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस इससे ज्यादा है और ये बहुत मैटर करती है। सेम प्लेटफॉर्म होने के बाद काइगर का जो बूट स्पेस है वो काफी शानदार है। रेनो ट्राइबर के केस में अगर तीनों रो आप रखते हैं तो उसका जो बूट स्पेस है वो 84 का है और अगर थर्ड रो को आप फोल्ड कर देते हो तो 625 का बूट स्पेस है। ये इनकी अराई क्लेम एवरेजेस हैं, एक बार इनको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये इनके फ्यूल टैंक कैपेसिटी है और MT के केस में जो सबसे ज्यादा रेंज है वो काइगर देती है, लेकिन उसका डिफरेंस ट्राइबर के साथ और मैग्नेट के साथ काफी कम है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन केस में फिर से काइगर बाजी मार जाती है जो कि निसान मैग्नेट के काफी क्लोज है। मैं यहाँ पर ट्रांसमिशन मेंशन करना मिस कर गया, आप इसको पिछली स्लाइड से मैच कर लेना। यहाँ पर येलो का मतलब MT, ब्लू का मतलब AMT, ग्रीन का मतलब CVT। ये सारे निसान मैग्नेट के प्राइसेस हैं जिनको एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और ये मैग्नेट कुरो की प्राइसिंग है। इससे आपको AMT का स्टार्टिंग मॉडल और वो मैक्सिमम कहां तक जाता है, CVT का स्टार्टिंग मॉडल और वो कहां तक जाता है, MT का स्टार्टिंग मॉडल और वो कहां तक जाता है, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सेम कलर कोडिंग के साथ यहाँ पर काइगर के इंजन है और यहाँ पर ट्राइबर के इंजन है। इन सब को डबल चेक करना मत भूलिएगा। यहाँ तक सभी का क्वेश्चन हो सकता है कि क्या रेनो रेट्रोफिटेड CNG किट ऑफर करता है? जी हाँ, यहाँ पर उसकी प्राइसिंग भी दे रखी है। अब जल्दी से इनके तीनों ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। इसका MT ट्रांसमिशन अलायंस ने मिलकर डिजाइन किया है और इसका प्रोडक्शन चेन्नई प्लांट से ही होता है, तो इसके पास का इशू आपको नहीं आएगा। जो लोग गाड़ी के साथ एक डायरेक्ट एंगेजमेंट रखना चाहते हैं और साथ साथ में उनको एक सस्ता मॉडल भी चाहिए, उनके लिए MT बेस्ट है। इसका जो EGR AMT है वो एक ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन है जिसका रिस्पांस थोड़ा सा स्लो होता है। हालांकि उसमें गाड़ी की जो एवरेज है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। उसका जो क्रीप फंक्शन है वो सिटी ट्रैफिक कंडीशन में बहुत शानदार होता है। हाईवेज के ऊपर आपको वो थोड़ा स्लगिश लग सकता है। ये गियर बॉक्स इस अलायंस ने एक इटालियन कंपनी के साथ मिलकर बनाया है, लेकिन इसका सारा प्रोडक्शन चेन्नई प्लांट से ही होता है और ये AMT गियर बॉक्स टर्बोचार्ज कार में नहीं आता। इसके बाद CVT गियर बॉक्स है जो कि एक कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन है जो एक अडेप्टिव गियर रेशियो पे बेस्ड है। ये काफी स्मूथ होता है, लेकिन अगर इसको आप
बहुत ज्यादा हार्ड पुश करोगे तो हो सकता है रबर बैंड इफेक्ट की तरह आपको मिले। निसान की एक सब्सिडरी है जेटको, ये गियरबॉक्स असल में उससे अडॉप्ट किया है, लेकिन इसकी भी असेंबली चेन्नई प्लांट में होती है। अगर गियरबॉक्सेस के बारे में आपको और जानना है तो आप मेरी गियरबॉक्स वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हाईवे पे चलाते हैं, एमटी आपको पसंद है और गाड़ी की कीमत नीचे रखना चाहते हो तो आप एमटी गियरबॉक्स में जा सकते हो। अगर आपकी मैक्सिमम टाइम जो ड्राइविंग है वो सिटी में है और बहुत रश में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलते हो तो एएमटी का जो क्रीप फंक्शन है वो आपके काफी काम आ सकता है। और सीवीटी एक ऐसा गियरबॉक्स है जो सिटी और हाईवे दोनों पर शानदार काम करेगा। उसकी मेंटेनेंस काफी हैवी हो सकती है। अब चलिए कुछ और गुड एंड बैड को समझते हैं, कुछ और प्रोज एंड कॉन्स को समझते हैं और देखते हैं कि वो सब हमारे यूज केसेस से कैसे अलाइन होते हैं। जो इसका नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो काफी सिंपल है, उसमें हार्डली कोई कॉम्प्लेक्सिटीज है, वो काफी रिलायबल भी है, यानी कि लॉन्ग टर्म में यूज करना है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम है और सिटी ट्रैफिक में भी ठीक ठाक एफिशिएंसी दे देता है। अगर हाईवे के ऊपर आप बहुत ज्यादा पुश करोगे तो उसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो थोड़ी गिर जाएगी, लेकिन अगर डिसेंट ड्राइविंग करोगे तो हाईवे के ऊपर भी ठीक ठाक एवरेज आपको मिल सकती है। लेकिन उसके इंजन की जो पावर है, उसके जो टॉप फिगर है वो काफी कम है। शायद कुछ लोगों को हाईवे ड्राइव में मजा ना आए, और अगर वो 7 सीटर ड्राइवर है और फुल लोडेड है तो हो सकता है वो मजे आपके और ज्यादा नीचे गिर जाएं। लेकिन जिन लोगों को एक बहुत कम पैसे में एक सिंपली 7 सीटर बेस मॉडल चाहिए और ज्यादा परफॉर्मेंस से उनको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, उनको खाली अपनी जरूरतें पूरी करनी है, तो रेनो ड्राइवर एक शानदार कार है, एक वैल्यू फॉर मनी कार है। और अगर आप मैक्सिमम हाईवे के ऊपर चलते हैं और ज्यादातर टाइम आप 2-3 लोग होते हैं लेकिन साथ साथ में काफी सारा सामान भी कैरी करते हैं तो भी आप ड्राइवर ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप उसकी थर्ड रो को फोल्ड करते हो उसमें 625 लीटर का बूट स्पेस बन जाता है। 7-7.5 लाख के ऑन रोड प्राइस में आपको और क्या चाहिए। तो जिन लोगों को भी अपनी जरूरतों को पूरा करना है और उनको कोई बहुत हाई परफॉर्मेंस इंजन नहीं चाहिए और कम से कम पैसा खर्च करना है, वो मैग्नाइट, काइगर या ड्राइवर के नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में जा सकते हैं। दूसरा है टर्बोचार्ज इंजन, जिसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मिड रेंज टॉर्क मिलने वाला है, जिसमें आपकी जो ओवरटेकिंग होगी वो काफी स्मूथ हो जाती है और वो इंजन काफी अच्छा परफॉर्म भी करता है। अगर उसको डिलीजेंटली चलाएंगे तो हाईवे के ऊपर काफी अच्छी एवरेज भी दे सकता है, लेकिन अगर ज्यादा पुश करेंगे तो डेफिनेटली एवरेज गिरने वाली है। लगभग सभी 3 सिलेंडर इंजन के बहुत ज्यादा हाई आरपीएम पे आमतौर पर एनवीएच बढ़ जाते हैं, लेकिन इस इंजन में कुछ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज हुई है। तो इस इंजन को 2 चीजों से आपको बचाना होगा। पहला, आप उसको बहुत अच्छा मेंटेन कीजिए, उसको हीटअप मत होने दीजिए, क्योंकि अगर वो बार बार बहुत ज्यादा हीटअप होगा और बार बार टेम्परेचर उस लेवल पे जाएंगे कि गाड़ी का हीट इंडिकेटर बार बार ऑन हो तो उस केस में उसकी जो मिरर कोटिंग है उसको नुकसान हो सकता है और इंजन की जो ओवरऑल लॉन्गेविटी है उस पर असर पड़ सकता है। और दूसरी चीज है, अगर ये इंजन आपको बाहर खुलाना पड़ गया तो सिलेंडर के अंदर जो कोटिंग है मुझे नहीं पता लोकली कोई इसे बना सकता है। उस केस में या तो आपको पूरा ब्लॉक चेंज करना पड़ेगा या उसकी पूरी घिसाई करने के बाद उसमें भी स्लीव डालनी पड़ेगी। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला। इन तीनों ही कार की जो इंजन है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्यून कर रखे हैं। निसान की ट्यूनिंग कुछ अलग तरह से है, रेनो की ट्यूनिंग कुछ अलग तरह से है और उसमें ईसीयू का बहुत बड़ा रोल होता है। और ड्राइवर के केस में उसका जो एमपीवी कैरेक्टर है, जो उसका मल्टी यूटिलिटी रोल है, उसके हिसाब से उसका इंजन, उसका गियरबॉक्स और इवन उसकी सस्पेंशन भी ट्यून कर रखी है। तीनों ही कार्स के केस में जो उसकी राइड क्वालिटी है उससे आप निराश नहीं होंगे। सस्पेंशन ना बहुत सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से आपको ड्राइवर में ज्यादा कंफर्ट राइड मिलने वाली। काइगर और मैग्नाइट के केस में स्पेशली हाईवे पे हाई स्पीड पे हल्के हल्के आपको बम्प्स मिल सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। तो ओवरऑल इन तीनों गाड़ी की सस्पेंशन काफी अच्छी है। काइगर के केस में 70 लीटर बूट स्पेस ज्यादा है, लेकिन मैग्नेट के केस में उसकी जो सेफ्टी रेटिंग है वो शानदार है। अगर गाड़ी में जो शीट यूज की है या उसके इंटीरियर में जो प्लास्टिक यूज किया है, अगर उनकी बात करेंगे तो कुछ लोग उसके बिल्ड क्वालिटी से निराश हो सकते हैं, लेकिन गाड़ी की बॉडी में उस पतली चादर का यूज होना और कुछ इसी तरह की चीजें जिसे हम कभी कभी पुअर बिल्ड क्वालिटी बोल देते हैं, सेफ्टी के वो मेन पैरामीटर नहीं होते। मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, मेरा जो मेन फोकस है वो गाड़ी के इंटीरियर में जो फीचर्स हैं कि इसमें कौन सा स्टीरियो है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, उनके ऊपर बहुत कम रहता है। लेकिन किसी भी गाड़ी के कोर में जो टेक्नोलॉजी चल रही है मेरा फोकस उस पर ज्यादा रहता है। मैं समझता हूं अगर फीचर्स को आपको अच्छे से समझना है या तो आप शोरूम में विजिट कीजिए या फिर आपके नियर्स एंड डियर्स के पास अगर कोई गाड़ी है और वही गाड़ी आप लेना चाहते हैं तो काफी सारे फीचर उनसे भी आप समझ सकते हैं। फीचर्स को लेकर मेरी या किसी और की बात पर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जो खुद फील की जाती हैं, इसलिए आप खुद शोरूम विजिट कीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अभी देख रहे थे मैशअप ऑटो की ऑटोटेक सीरीज, जहां आज हम निसान और रेनो की 3 पॉपुलर कार्स को लेकर डीप डाइव कर रहे थे। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इसी तरह का कुछ और कंटेंट लाता रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। बाय बाय।